चलिए बिजनेस लॉ का जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, आप इसे जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है कलरफुली वो चैनल पे आपको मिलेगा, टेलीग्राम के चैनल पे। तो चलिए, वो तो खैर आपको मिल जाएगा, आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे चैनल को, वहां से भी मिल सकता है या मे बी डिस्क्रिप्शन में भी हो। पहले क्वेश्चन देते हैं। अश्विन गोज टू सुपरमार्केट, सुपरमार्केट में अश्विन जाता है टू बाई अ एयर कंडीशनर, खरीदने वो गया है। ही सेलेक्ट्स अ ब्रांडेड एयर कंडीशनर, वो ब्रांडेड एयर कंडीशनर चुन लेता है। खैर, रुक जाइए। हाँ, ठीक है। हैविंग अ प्राइस टैग, उस पे प्राइस टैग 40,000 लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000, यानी कि वो 43,000 का था और उस पे लिखा हुआ है कि 40,000 का ही है, 3,000 का डिस्काउंट अलाउड है। अश्विन जाता है कैश काउंटर पे पेमेंट करने के लिए कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो कैसे कहते कि नहीं मैं ऐसा नहीं दे सकता, ये डिस्काउंट जो है वो कल के लिए ही था। ठीक है, आज के लिए वो नहीं है। आज कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, यानी आज आपको 43,000 देना होगा। तो अश्विन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं मैं 40,000 ही दूंगा। तो आपको रीजन बताना है कि अश्विन क्या ऐसा कर सकता है कि वो 40,000 में ही खरीदे। देखिए सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस टैग रहता है ना, वो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता। अब देखिए इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, ऑफर कैसे डिफरेंस होता है। ऑफर का मतलब है कि सेलर आपको कह रहा है कि मैं ये चीजें बेचने को तैयार हूँ, अगर आप एक्सेप्ट करें तो। इनविटेशन टू मेक एन ऑफर क्या होता है कि आप सिर्फ आए और सामान का प्राइस देखें, सेलर से कोई कम्युनिकेशन आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो क्या वो ऐसा इन्फोर्स कर सकता है? तो इन्फोर्स तो वो कर ही नहीं सकता, उसको 43,000 ही देना होगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस टैग है, जो 40,000 दिखा रहा है कि 3,000 का डिस्काउंट है, वो एक्चुअली में है नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गया था डेट। तो उतने का उसको जो है वो 43,000 में नहीं, तो 40,000 में नहीं, बल्कि उसको 43,000 पे करने होंगे। तो उसको लिखना कैसे, ये देखिए। इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, ऑफर से अलग होता है इनविटेशन। ठीक है, अब देखिए कोटेशन है किसी प्रकार का, या मेनू कार्ड है, या प्राइस टैग जो ऊपर लिखा हुआ था, या किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट है, या सेल, या वो जितने भी न्यूज़पेपर में सेल फेल ये सब जितने चीजें रहती हैं, वो ऑफर नहीं होती, वो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर होती है। ठीक है, दे आर मेयरली इनविटेशन टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर, वो इनविटेशन रहती है हाँ आप आइए, उसके बाद हम लोग आपको चांस देंगे कि आप खरीदेंगे कि नहीं। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू एन ऑफर, अगर आप इनविटेशन आपको किया उसको आप एक्सेप्ट कर लिए, जी कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़े बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े बना, आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, इनविटेशन टू एन ऑफर को नहीं। प्राइस टैग को देखकर आप कम्युनिकेट थोड़े कर चुके हैं सेलर से। ठीक है, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। तो इस केस में हुआ क्या कि वो गया सुपरमार्केट में, एयर कंडीशनर देखा, उस पे देखा कि 40,000 लिखा हुआ है, और गया कि मुझे 40,000 में चाहिए। तो कैशियर क्या करता है, डिनाई करता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो अश्विन कहता है कि नहीं मैं तो 40,000 ही दूंगा। तो इस केस में क्या होता है आंसर, आंसर ये होता है कि द प्राइस टैग विद द एयर कंडीशनर वाज नॉट एन ऑफर, वो ऑफर था ही नहीं। इट इज मेरली इनविटेशन टू मेक एन ऑफर था, इसलिए अश्विन जो कि ऑफर बनाना चाहता है वो ऑफर नहीं है। ठीक है, hence it is the Ashwin who is making the offer, not the supermarket, and the cashier has राइट टू रिजेक्ट, कैशियर रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि ये भाई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये तो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर था। प्राइस टैग को देखकर करके नहीं मैं खरीदूंगा ही, और जबकि उसका डेट भी फेल हो चुका है, कल तक ही ऑफर था। अश्विन कैन नॉट इन्फोर्स, अश्विन इन्फोर्स नहीं कर सकता। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या वो इन्फोर्स कर सकता है, यहाँ पे देखिए तो वो इन्फोर्स नहीं कर सकता कि डिस्काउंटेड प्राइस पे आप सेल करें। तो देखिए सबसे पहले तो प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन लिखिए कि एक्चुअली में जो यहाँ पे अप्लाई हुआ वो कौन सा आप रूल रेगुलेशन अप्लाई करें, कौन सा प्रोविजन इस केस में डिस्कस हुआ, तो वहाँ पे साफ पता चलेगा कि इनविटेशन टू मेक एन ऑफर एंड ऑफर ये दोनों अप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे लिख दिए। दूसरा में लिखे हम फैक्ट कि एक्चुअली में उस केस में हुआ क्या है। तो जो हुआ, जो क्वेश्चन जैसा था वो बातें लिख दी। फिर कंक्लूजन हम लिख दिए कि नहीं अश्विन इन्फोर्स नहीं कर सकता। कंक्लूजन कहाँ से लिखें, ये क्वेश्चन से जहाँ पे पूछा था कि क्या वो इन्फोर्स कर सकता है, इन्फोर्स नहीं कर सकता। अब लिखने का सिर्फ सिंपल तरीका यही है कि पहले आप प्रोविजन देखें। तो प्रोविजन कैसे पता चलेगा, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर को वो ऑफर समझ रहा है और चला गया कि मुझे यही खरीदना है। तो उसको आप पहले लिख दीजिए कि वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर था, वो ऑफर नहीं था, ये चीज आप लिख दिए। दूसरा में कि आपको हुआ क्या क्या है वो सारी चीजें लिख दी कि हाँ वो गया था ऐसे ऐसे खरीदा था। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि अश्विन इन्फोर्स कर सकता है क्या 40,000 के लिए, तो उसका आंसर लिख दीजिए इसमें कि नहीं कर सकता, बात खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। मिस्टर मोहन हैड परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम सनफ्लावर लिमिटेड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट पे वो सामान खरीदा सनफ्लावर से। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का है। मोहन ड्यू डेट से पहले आते हैं कंपनी के पास और अपना पैसा देना चाहते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक मिस्टर रमेश है वहां पे, जो कि फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, विच इज
फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का एक क्या है, सुपरवाइजर है। तो और वो क्या कहता है मिस्टर रमेश से कि आप जो क्रेडिट के पैसे वापस देने आए हैं ना, वो हमें दे दीजिए। क्यों? कि अकाउंटेंट और कैशियर आज नहीं है, दोनों छुट्टी पे हैं, तो मैं ही उनके जगह पे पैसा ले रहा हूँ। ऐसा वो कहता है। कौन? मिस्टर रमेश। किसको? मिस्टर मोहन को। कि मुझे आप पैसे दे दीजिए जो आपको बकाया था, आप क्रेडिट पर ले गए थे सामान। क्योंकि जो लेने वाले हैं कैशियर वो तो है ही नहीं। तो मिस्टर रमेश कहते हैं कि ठीक है, मनी रिसिप्ट मुझे दे दो और ये पैसे ले लो। दे देते हैं वो पैसे। लेकिन 2 महीने के बाद कंपनी जो है ना, जिससे ये क्रेडिट पे खरीदे थे, वो नोटिस देती है इनको कि आप पेमेंट अभी नहीं किए। जबकि देखिए वो बेचारा तो पेमेंट कर दिए रमेश को, और रमेश कौन था? कंपनी का ही एक कैशियर के तौर पे वो पैसा लिया था। ठीक है। तो मिस्टर मोहन जो है वो कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, मैं तो कैशियर को दे चुका हूँ और मैं अब रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो ये भी कहते हैं कि मिस्टर रमेश एक एम्प्लॉई है आपका, ठीक है, जिनको मैं पैसे दिया हूँ और मैं आउटसाइडर हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था और मैं मिस्टर रमेश के बातों पे जो है विश्वास किया और दे दिया। और ये मेरा जॉब नहीं था कि आपका इंटरनल मैनेजमेंट पे देखें कि उसको इतना अथॉरिटी पैसे लेने का था कि नहीं था। तो मैंने तो उसको पैसे दे दिए भाई, आपकी कंपनी का था। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या मोहन जो है वो अपने लायबिलिटी से फ्री है? तो देखिए ये जो है यहाँ पे पूरा केस वो इंटरनल मैनेजमेंट वाला जो भी आया है टॉपिक, यहाँ पे आप देखे होंगे लिख दिए हैं वो, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, किस चीज के लिए? क्योंकि वो आउटसाइडर है और ये इंटरनल मैनेजमेंट है। यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट को भी आपको प्रोविजन में लिखना होगा। सब कुछ जो प्रोविजन में लिखना है वो सब कुछ यहाँ पे गिवन रहता है क्वेश्चन में। ये भी लिखना होगा कि जब वो साइन करने गए तो किसी इंसिस्ट कर लिए किस चीज को, किसी कंपनी के इंटरनली ही काम कर रहे थे मिस्टर रमेश, कंपनी के ही थे। तो इनके अथॉरिटी में इनमें क्या है क्या नहीं है ये चीज मिस्टर मोहन को थोड़े पता रहेगा कि इसके पास कितना अथॉरिटी है, क्योंकि सारी प्रोविजंस आ गई है। अब बात रही कि क्या वो लायबिलिटी से फ्री रहेंगे, क्या वो पैसे मिस्टर रमेश को जो दिए कंपनी के अलावा वो कंपनी को ना देकर मिस्टर रमेश को दिए। और रमेश कौन है? वो कंपनी का ही है। वो बोला कि हाँ मैं यहाँ पे जो है मेरे पास अथॉरिटी है पैसे लेने का, तो ये तो दे दिए। तो क्या वो लायबिलिटी से फ्री है? बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि कंपनी से ही, कंपनी के इंटरनल मैटर में मिस्टर मोहन नहीं जाएंगे कि हाँ इसको अथॉरिटी था कि नहीं था। अरे भाई उसी कंपनी का ये भी एक वर्कर है, ये भी एक एम्प्लॉई है, तो उसको अथॉरिटी है कि नहीं ये चीज कैसे मोहन को पता रहेगा? ठीक है। अगर आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में ये सब लिखा रहता तब हो सकता था। आगे आइए, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जैसे वहां पर सीधे लिख दिया था कि वो इंटरनल मैनेजमेंट की बात है, तो सीधे इंटरनल मैनेजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था कि हम लोग आउटसाइडर को मान लेते थे, यानी कि मिस्टर मोहन को हम मान लेते कि आपको हर चीज का नॉलेज है। कब? जब हम अपने इंटरनल अथॉरिटी या फिर जो भी पावर्स है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देते। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था? वो पब्लिक नोटिस होता है। ठीक है। तो उसमें अगर वो चीज लिखा रहता तब हम लोग जो है मोहन से कहते कि नहीं अब मुझे पैसे दो, उसमें लिखा था कि इसको पैसे नहीं लेना है। ठीक है। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज नॉट मीन दैट आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस। उनको नोटिस इंटरनल अफेयर में हो, ये चीज क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं कहता। तो कहता क्या है? Doctrine of indoor management is important to person dealing with the company through its directors और person किसी से आप डील कर रहे हैं, they are entitled to assume कर सकता है acts of directors जो भी वहां पे इनेक्ट कर रहा है या ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कि वो वैलिडली जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, सही परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि मोहन मान सकते हैं कि जिसको मैं पैसे दे रहा हूं वो तो कंपनी से ही जुड़ा हुआ है, तो सच में इसके पास अथॉरिटी होगा। So long as an act is valid under this article, under the articles, if the done in particular manner, बिल्कुल, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required। मतलब कोई भी अगर इंटरनल कोई ऑफिसर है या डायरेक्टर है आपका, अगर कंपनी के बिहाफ पे वहां पे काम कर रहा है, तो बाहर वाला जो है वो ये एज्यूम कर सकता है कि हाँ इसके पास उतना अथॉरिटी है पैसे लेने का, मैं इसी को पैसा दे देता हूँ। ठीक है। ये चीजें लिख, पहले प्रोविजन हमने लिख दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जैसे क्वेश्चन में इंडोर मैनेजमेंट साफ लिखा था, इंटरनल मैनेजमेंट मतलब इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है। तो उस चीज को एक्सप्लेन कर दिए कि होता क्या है। वो होता ये है कि इंटरनल मैनेजमेंट में आउटसाइडर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर उन्होंने पे कर दिया तो वो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। और हुआ क्या क्या है फिर उस केस में, वो चीज लिख दी। देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में, वो चीज समझिए कि मिस्टर मोहन जो है, मिस्टर मोहन वो पेमेंट कर देते हैं रमेश को। रमेश जो बेचारा वो इसी कंपनी में काम करता है और राइटफुली करते हैं, फेथफुली करते हैं। तो मिस्टर मोहन टू एज्यूम दैट मिस्टर रमेश वाज
आल्सो अथोराइज टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कौन, मोहन, कि मिस्टर रमेश के पास इतना अथॉरिटी है, तभी तो ये कह रहा है कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं उतना पैसे ले सकता हूँ। और इस प्रकार से मिस्टर मोहन जो है वो फ्री फ्रॉम लायबिलिटी हो जाएंगे, आउटसाइडर प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट यही कहता है कि आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और उनका जो पेमेंट हो गया है वो दोबारा पैसा उनसे नहीं लिया जा सकता, एज ही हैज पेड द अमाउंट ड्यू टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो एक एम्प्लॉय को दे चुके हैं, इनका लायबिलिटी खत्म, कंपनी का है, उन्हें नहीं पता कि कितना उसको पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पैसा मैं दिया हूं तो वो कंपनी में ही गया है, तो मैं दोबारा पे नहीं करूंगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कीजिए, कैसे, किस टाइप के गुड्स है। होलसेलर ऑफ कॉटन है 100 बेल्स इन गोडाउन, 100 बेल गोडाउन में है और 50 बेल वो सेल करने की एग्री करता है, एंड दीज बेल्स वे आर सेलेक्टेड, सेलेक्ट किए और असाइड कर दिए, सेलेक्ट किए और अदर रख दिए, ये तो असर्टेन हो गया ना, आइडेंटिफाइड हो गया। तो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सेल ऑफ असर्टेन गुड्स है, ठीक है, असर्टेन गुड्स। अब आप कहेंगे कि असर्टेन गुड्स कैसे हो गया, भाई उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसको सर्टेन कर दिया तो वो असर्टेन गुड्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि ए एग्रीज टू सेल बी एक पैकेट ऑफ शुगर, ठीक है, 1 पैकेट ऑफ शुगर 100 पैकेट्स में से कर रहा, तब कौन सा देगा ये थोड़े पता है, एक पैकेट देगा लेकिन कौन सा देगा पता नहीं, देगा जरूर, सर्टेन तो है कि वो देगा, लेकिन कौन सा देगा नहीं पता, तो ऑन असर्टेन हो गया ये, ठीक है, कौन सा देगा नहीं पता। टी एग्रीज टू सेल एस ऑल दी एप्पल्स विच विल बी, अभी देखिए ये क्या बोल रहा है कि 2023 में जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे सारे के सारे दे देंगे। तो बताइए भाई, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कहां से देगा, ऐसा भी तो हो सकता है केस, तो इसमें तो गुड्स है ही नहीं ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। आप समझिए इस चीज को, ये फ्यूचर गुड्स है, अब फ्यूचर गुड्स भी आप लिख सकते हैं, एग्रीमेंट टू सेल होता है वो फ्यूचर गुड्स का ही होता है। तो पहला था सर्टेन गुड्स, क्यों, क्योंकि गुड्स को सर्टेन करके हम एक तरफ रख दिए थे। दूसरा अन सर्टेन गुड्स, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा सामान है, 100 में से किसी एक को निकालना है उसमें से। तीसरा कि अभी तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। चलिए हो गया। 2 में आइए, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम ऑफ फिक्स्ड ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 10 तारीख को तय होना है कि हाँ इस तारीख को मैं सेल कर दूंगा, तुम पैसे दे देना। अब 8 तारीख को ऐसा लग रहा है कि वो पैसे नहीं देगा, या फिर पैसे देने वाले को लग रहा है कि वो सामान नहीं देगा, तो ये क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कारण समय अभी नहीं आया है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, लेकिन उससे पहले हमें लग रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, अब आप खुद सोचिए। पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो पहले इफेक्ट देख लेते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड, बिल्कुल ऊपर वाली बात जो है लिखे, when the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies unwillingness। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो जो है प्रोमिसर वो नहीं परफॉर्म करने को कह रहा है, वही तो मैं बात किया कि जो पहले से टाइम से पहले ही अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, मतलब एक्चुअल ब्रीच नहीं, एंटीसिपेटरी, ऐसा लग रहा है कि ब्रीच हो जाएगा। इफेक्ट क्या क्या होता है, रिजाइन हो सकता है, एक पार्टी स्यू भी कर सकती है, केस भी कर सकती है, हाँ मैंने कहा था परफॉर्म करने को, ये गलत कर रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो रिसाइन करने को नहीं कर सकता और बोलेगा कि नहीं नहीं अभी भी इसे ऑपरेट करो, तुम जो कह रहे हो कि नहीं परफॉर्म करेंगे, एंटीसिपेटरी बना रहे हो इसको, तो उसे एक्चुअल परफॉर्म करो, ठीक है। तो ये सारे केसेस है, वो क्या क्या कर सकता है, पार्टी इफेक्ट क्या क्या हो सकता है एंटीसिपेटरी का, या तो वो रिजाइन हो जाएगा सीधा, एक पार्टी कहेगा कि नहीं जाओ नहीं परफॉर्म करना ना, तो खत्म कहानी, या फिर केस कर देगा, क्यों नहीं तुम करोगे परफॉर्म, ये भी हो सकता है, केस कर सकता है कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरा इतना समय बर्बाद हुआ, या फिर कहेगा कि ठीक है रिजाइन तो नहीं करते हैं, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट रहने देते हैं भाई, अभी भी टाइम है भाई, परफॉर्म कर लो, डिसाइड कर लो हम दोनों, और फिर से बेनिफिट एस्टैब्लिश करके और फिर से इसको परफॉर्म कर देते हैं। ये सारे इंपैक्ट है एंटीसिपेटरी ब्रीच के। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एलएलपी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज को, पार्टनरशिप को बेनिफिट प्रोवाइड करता है कंपनी को। कैसे आप कर सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है पार्टनरशिप को देता है। सिंपली आप समझिए एलएलपी से होता क्या है कंपनीज में कि प्रॉफिट वाला सिस्टम तो होता नहीं है कंपनी में, वो तो डिविडेंड देती है, तो प्रॉफिट वाला सिस्टम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है कंपनी का। और पार्टनरशिप में क्या हो जाता है कि पार्टनरशिप जिसमें लिखा रहता है एक पार्टी जो है वो सबको बिंड करके रखेगा, वो सिस्टम खत्म हो जाती है, ठीक है, दूसरे के एक्ट से तीसरे को इम्पैक्ट नहीं होता। तो उसी के बारे में लिखना है कि दोनों के लिए, पहला तो है कि लाइबिलिटी जो है ये लिमिटेड कर देता है, किसका, पार्टनरशिप का होता है ना, इसमें पार्टनर्स जितने होते हैं उसमें लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी कर देता है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होता है, लेकिन ये क्या करता है, लिमिटेड कर देता है, एक के एक्ट से दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब वही फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप में कैसे प्रोवाइड करता है,
यहाँ पे क्या करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है मेंबर को। कैसे? इट इनेबल्स एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, इंटरप्राइजेज, जिस सब कुछ को प्रमोट कर देता है। ये कैसे कर देता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप अपना व्यू देंगे, आपको डर नहीं है कि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होने वाला है। ठीक है, आगे आइए। क्या एक माइनर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है? पार्टनरशिप फर्म में, और अगर वो आया तो उसके राइट्स क्या क्या होंगे? देखिए, आ तो सकता है भाई, ऐसा नहीं है। वॉइड तो है, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो शुरू से ही वॉइड होगा एब एनिसियो। अ माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब एनिसियो, शुरू से ही वॉइड होता है। माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर, नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कंपलसरी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। जबकि माइनर जो है वो तो पार्टनर नहीं बन सकते, वो बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप में आ सकता है। किस चीज के लिए आ सकता है? बेनिफिट। किसी पार्टनर के बिहाफ पे वो प्रॉफिट ले सकता है, किसी पार्टनर के बिहाफ पे थोड़ा सा शेयर ले सकता है। तो ये सब काम जो है वो किसी मेजर के बिहाफ पे कर सकता है। ही कैन बी वैलिड, वो वैलिड होगा कब? जब उसको शेयर जो है वो प्रॉफिट में मिलेगा, मतलब वो प्रॉफिट के लिए ही आएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है बुक्स कैसे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कैसा आपका, उस सब में नहीं, उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो आएगा। यहाँ पे साफ पता चलेगा अगर एक माइनर आएगा तो प्रॉफिट के लिए आएगा। आप पे केस भी होगा तो आप ही टेंशन में हो, पूरे फर्म टेंशन में होगा, पूरे पार्टनर्स टेंशन में होगा, लेकिन माइनर को जो है वो हमेशा कोर्ट यही कहेगा कि ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्यों तुम लोग झमेले में डाल रहे हो, यानी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एक माइनर बच जाएगा। ठीक है, अब राइट्स क्या क्या है माइनर का? तो वही बात है, प्रॉफिट में शेयर वो ले सकता है, कुछ कॉपी को भी वो जो है वो देख लेगा कि हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे है क्या है। वो पार्टनर्स पे केस भी कर देगा भाई, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कुछ इधर उधर किया, माइनर है, छोटा बच्चा है, वो आप पे केस भी कर देगा। ठीक है, और सुनिए, जैसे ही वो मेजोरिटी में आया, 18 प्लस हुआ, वो 6 महीने के अंदर वो एक लेटर लिख देगा और वो पार्टनर भी बन सकता है। अगर नहीं लेटर लिखा तो माइनर ही माना जाएगा। ठीक है, आगे आइए। तो वो सारे आपने देख लिया कि माइनर के क्या क्या राइट्स हैं। देखिए, अब मिस्टर गौरव है और मिस्टर विकास है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 जुलाई 2022 को, जिसके अनुसार मिस्टर गौरव हैड टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ शुगर टू मिस्टर विकास। ये मिस्टर गौरव साहब जो है वो सेलर है, 100 टन विकास को देना है, 10 दिन के अंदर देना है। ठीक, अच्छा, उनको भी जो सामने वाले को 70,000 रुपए देना है इस चीज के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो था वो रोडवे ही सिर्फ था, रोडवे के थ्रू ही जा सकता था। और क्या हुआ कि फ्लड आ गया, लो रोडवे तो खत्म हो गया। तो रोडवे जब आ गया तो आप बताइए क्या वो पॉसिबल होगा सामान उसको पहुंचाना? जो यहाँ पे हुआ है 100 टन सप्लाई करने के लिए मिस्टर विकास को मिस्टर गौरव भेज रहे हैं, और रोडवे से भेज रहे हैं, और रोडवे खत्म हो गया फ्लड के कारण, और वही एक रोडवे था ही जिससे वो सामान जाता। तो और वो रिपेयर भी नहीं हो पाया 10 दिन 15 दिन के अंदर, तो सामान तो जो है वो नहीं पहुंचा। तो मिस्टर गौरव भाई साहब बोले कि ठीक है मैं 20 जुलाई को भेज देता हूँ, ठीक है आपके पास। तो मिस्टर विकास बोले मैं तो बोला था कि मेरे को 10 दिन के अंदर दो, 1 जुलाई को किया था, 11 जुलाई तक देना था तुमको, मैं अब नहीं लूंगा। 1 अगस्त को क्या करते हैं मिस्टर गौरव साहब की कंपेंसेशन क्लेम करते हैं कि नहीं मुझे 20,000 रुपए चाहिए विकास से। क्यों? क्योंकि उसने मुझे शुगर सप्लाई नहीं किया टाइम पे, और हमने कहा था कि 10 दिन के अंदर ही दे देना, और भाई दे देता वो, लेकिन यहाँ पे टर्म जो है वो एनफोर्सिएबल नहीं हो पाया, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं था। क्यों? क्योंकि मेन जो चीज थी रोडवे, रोडवे तो टूट चुका है, तो ये क्या हो गया? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, इम्पॉसिबल है ट्रांसफर करना। और ऑन दी अदर हैंड मिस्टर विकास क्लेम्ड रिफंड ऑफ 17, अब फिर वो कह रहे हैं कि 17,000 मुझे रिफंड चाहिए। मिस्टर गौरव, सॉरी ऊपर देखिए 1 अगस्त को मिस्टर गौरव जो है वो सेलर साहब, वो कह रहे हैं कि मुझे 20,000 का क्लेम दो। इस चीज पे मैं ध्यान नहीं दिया। मिस्टर गौरव जो सेल कर रहे थे वो बोलते हैं 1 अगस्त को कि मुझे तुम 20,000 का कंपेंसेशन दो। क्यों? तुम रिफ्यूज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये भाई साहब क्या बोलेंगे, मैं कैसे रिफ्यूज कर रहा हूँ, मैं तो एक 10 दिन के अंदर कहा था, तुम ही नहीं दिए, और बाद में तुम दे रहे हो, कह रहे हो कि नहीं लोगे तो मैं पैसे लूंगा। तो इस केस में क्या होगा, इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। अब बताइए, डिसाइड्स ऑन मिस्टर विकास कंटेंशन, कि मिस्टर विकास जो कह रहे हैं मुझे 17,000 रुपए दो, तो क्या वो ऐसा क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए, मिस्टर जो विकास है वो 70,000 ऑलरेडी पे कर चुके थे एडवांस में, ठीक है, किसको? सेलर को। और सेलर सप्लाई नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रोड जो था वो ब्रोक हो गया, और उसी रोड से सिर्फ सप्लाई हो सकता था, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया। तो इनको 70,000 रुपए वापस दे देनी चाहिए, और इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, इनको कुछ लॉस थोड़े हुआ है। तो आगे आइए क्वेश्चन में देखिए कि हुआ क्या। पहले प्रोविजन लिखेंगे। प्रोविजन में हम लोग साफ देखते हैं कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ठीक था और बाद में गलत हो गया।
कैसे? क्योंकि रोड खराब हो गया। बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल बाय अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब फ्लड आ गया, ये एक्सपेक्टेड थोड़े होता है, तो उससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। Also 65 सेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? When an agreement is discovered to be void अगर होता है, तब any person who has received any advantage, जैसे 70,000 वो एडवांस ले चुके हैं, under such agreement he is bound to restore, उन्हें वो पे कर देनी चाहिए, ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या था, अब ये देखिए कंक्लूजन में, गौरव मिस्टर विकास दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे शॉर्ट टर्म सप्लाई करने के लिए। भाई साहब जो है 10 दिन के अंदर टाइम दिया गया था उनको, और बाद में जो है वो वॉइड हो गया। कैसे वॉइड हो गया? क्योंकि फ्लड आया और रोड खत्म हो गया, तो इम्पॉसिबल हो गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मिस्टर गौरव हैज टू पे बैक द 70,000, उनको वही मैं बोला कि 70,000 जो एडवांस लिए थे उनको दे देना चाहिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। द कंटेंशन ऑफ मिस्टर विकास इज करेक्ट, जो मिस्टर विकास साहब बोले मुझे 70,000 रुपए चाहिए, उनको 70,000 रुपए दे देनी चाहिए, क्योंकि सामान नहीं पहुंचा उनके पास, वो 70,000 ऑलरेडी आपको दे चुके हो। सामान क्यों नहीं पहुंचा था? क्योंकि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया था। तो ये तीन चीजें साफ दिख रही है क्वेश्चन में, और यही तीनों चीजों को बताना था। पहली चीज ये बताना था कि जो रोड टूटा वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, प्रोविजन लिख दिया। दूसरा में क्या लिखना था कि हुआ क्या क्या, दूसरा में ये लिखा कि ऐसे ऐसे सामान जाना था, ऐसे ऐसे रोड टूट गया। तीसरे में मैंने ये लिखा कि हाँ मिस्टर विकास साहब जो कह रहे हैं कि 17,000 मुझे जब वापस चाहिए जो मैंने दे दिया था, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये ब्लैंक कैसे? 4 का 1, एक्सप्लेन एनी 6 सर्कमस्टेंसेस जहां पे नन ओनर, ओनर नहीं है एक सामान का, लेकिन वो टाइटल यानी कि सही ओनरशिप आपको दे दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कोरियर वाला आपको सामान लेकर आता है, तो क्या आप फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं? क्या क्या फ्लिपकार्ट आपको डायरेक्टली आकर दिया? नहीं, तो वो भी तो नॉन ओनर है, जो वो आपको भेज रहा है कोई कुरियर वाला, तो वो ओनर थोड़े है। तो ये भी तो आपको, अगर आप सामान दे रहा है तो आप भी रियल ओनर हो जाते हैं इसको लेने के। यही बात कह रहा है कि रियल ओनर नहीं है फिर भी आपको सामान दे रहा है, तो आपको पूरा ओनरशिप मिल जा रहा है। तो इसी को एक्सप्लेन करना है कि 6 केसेस बताइए। तो कोई अगर एजेंट आपको सेल कर रहा है, तो मालिक के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट आके आपको सामान दिया कि लीजिए सर हम तो इस कंपनी के हैं, तो वो बेटर टाइटल आपको दे देगा। आप हाँ बिल्कुल, आपके पास ओनरशिप मिल जाएगा, पेमेंट कीजिए, आपका हो गया वो सामान। अगर हमारे पास कोई सामान है, ठीक है, और मैंने ओनर से पूछा कि भाई इसको मैं बेच दूं, तो बोला कि हाँ बेच दो। तो मैं अगर उससे वैसी चीजों को बेचता हूँ, मैंने किसी से पूछा और मेरी रियल ओनर से, बाद में मैं बेच रहा हूँ, मेरे पास वो सामान था, तो मैं भी बेटर टाइटल दे सकता हूँ। मान लीजिए ए और बी है, तो ए का सामान बी के पास है, बी बोला ऐसे कि मैं बेच दूं सी को, ए वाला ठीक है बेच दो। तो बी जो है इस केस में भी क्यों? क्योंकि उसके पास पोजेशन था, तो जिसके पास पोजेशन होता है वो भी रियल जो है वो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। रियल टाइटल ट्रांसफर मतलब एक ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। अगर कोई गुड फेथ में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल किया हो, अब कोई बिजनेस में गए और वहां पे पता चला कि कोई एक आदमी है जो उसी बिजनेस में काम करता है और उसने मुझे बेच दिया वो सामान, तो बिल्कुल वो भी सही ट्रांजैक्शन है, रियल ट्रांजैक्शन है। अगर बायर जो है बेचारा को नहीं पता था और उसने विश्वास कर लिया कि हाँ यही सही आदमी है, दे दो भाई मुझे, और उसका सामान तो वो था ही नहीं, फिर भी अगर उस केस में भी वो दिया है, गुड फेथ में दिया, विश्वास करवा कर अगर आप बेचे हैं, तो आप रियल ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके। सेल बाय जॉइंट ओनर्स, अब बहुत सारे ओनर है एक सामान के और किसी एक ने बेच दिया, तो क्या वो टाइटल नहीं ट्रांसफर हुआ? क्या वो ओनरशिप नहीं दे सकता? बिल्कुल दे दिया ओनरशिप, आपको ओनरशिप मिलेगा। अब मैं वही बात कर रहा कि सेल बाय पर्सन इन पोजीशन, जिसके पास पोजीशन है वो सेल करता है। अगर गुड फेथ में आपको दिया है तो अच्छी बात है, रियल टाइटल मिलेगा। वो हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन, मैंने सामान बेच दिया अपना, लेकिन अभी मेरे पास वो सामान था, तो मैं अभी भी उसको किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, तो भी जो है मैं उसको बेचा, ए को मुझको बेचना था और मैंने बी को बेच दिया, तो बी को जो है रियल टाइटल मिलेगा, तो मैं भी रियल टाइटल अभी दे सकता हूँ। तो ये सारे जो है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ एस्टोपेज, इसमें क्या होता है, ये ऑनर कह दिया कि भाई तुम सी से ले लेना, वो सही में आपको सही सामान देगा, वो मेरा ही आदमी है, ठीक है, तो सी से ले लीजिएगा आप, तो सी भी रियल ओनरशिप ही ट्रांसफर किया, क्यों? क्योंकि वो एक मेजर यानी कि जो रियल ओनर था उसके कहने पे वो काम किया है। तो यहाँ पे 6-7 जो पॉइंट है, वो सिर्फ यही यही यहाँ पे डिस्कस करना था कि ऑनर तो आप नहीं है, आप कोरियर वाले हैं तो आप ऑनर नहीं है, लेकिन आप बेचेंगे सामान देंगे किसी को, तो उसके पास रियल ओनरशिप जाएगा। आपके पास सामान है, ठीक है, और आपने मालिक से पूछा और बेच दिया, तो इसमें भी आपने बेचा है ना, आप नॉन ओनर है, और आप जो है वो बेटर टाइटल यहाँ पे भी बेच दे दिए। तो ये सारी जो है, या फिर आप गुड फेथ में बेच दिए कि कोई आपसे खरीद लिया, विश्वास करके आपसे खरीद लिया कि आप ही ओनर है, उस केस में भी, या फिर ओनर आपको कह सकते कि जाओ भाई तू ही ओनर हो, जाओ बेच दो, तो तुम आप बेच दिए, तो आप बेटर टाइटल ट्रांसफर करेंगे। सिंपल यही था कि एक ओनर
जो कि जिसके पास सामान होता है वो बेचता है तो टाइटल ट्रांसफर होता है, हम जानते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो ओनर तो नहीं है, कोरियर वाला हो गया या कोई और एक्सपोर्ट करने वाला आपके पास, वो ओनर नहीं होता लेकिन रियल टाइटल यानी कि रियल सेल आपके साथ वो कर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक एसोसिएट है पार्टनरशिप फर्म जिसमें एबीसी तीनों सीनियर पार्टनर्स हैं। बिजनेस करते हैं किस चीज का? एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं कहाँ पे? एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन में। 25 अगस्त 2020 को मिस्टर पी, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, क्या करते हैं एज देयर पार्टनर? क्या ऑन बीस वो किसको बुलाते हैं इंडक्टर? मिस्टर पी। अब एबीसी तीन पार्टनर है ये देखिए, और 25 अगस्त को वो मिस्टर पी को भी लाते हैं कि चलो भाई तू भी पार्टनर है ना। और 10 जनवरी को क्या होता है कि पी को ब्लेम किया जाता है कि तुमने अनऑथराइज्ड एक्टिविटी किया, कुछ गलत किया होगा, नया नया आया है, देखा होगा कि अरे ये भी कर दूं वो भी कर दूं, कुछ गलत किया होगा, और उसको जो है वो बाहर निकाल दिया गया कि चलो भागो पार्टनरशिप से, तू अच्छा नहीं हो। और सारे अप्रूवल दिए थे, जितने ए बी सी थे तीनों ने अप्रूव्ड कर दिया कि हाँ उसको हटाओ, ए ने भी दे दिया कंसेंट, बी ने भी दे दिया, सी ने भी कि पी को हटा दो, वो बहुत गलत काम कर रहा है यहाँ पे। तो वेदर द एक्शन बाय पार्टनर्स वाज जस्टिफाइड और नॉट, अब बताइए कि जो पार्टनर्स किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं। तो देखिए, एक्सपल्जन जब भी आप किसी को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, पार्टनर को, तो पहले उससे पूछ लीजिए कि हाँ भाई देखो हम तुम लोग तुम्हें हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, तुम अपना जितना हमारे यहाँ पे रहे हो उतना का तुम प्रॉफिट ले लो, शेयर ले लो जितना तक काम किया हो, और हम लोग सही एग्रीमेंट देते हैं तुमको, और तुमको भी अगर कुछ कहना है तो कहो, और हमारे पार्टनरशिप से प्लीज कृपा करके निकल जाओ, हाथ जोड़ दूंगे उसके सामने। ये सारे ऑफर हम उसको चांसेस देंगे। तो देखिए, हमको उसको गुड फेथ में होनी चाहिए, यानी कि रियली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके साथ जबरदस्ती करना है, नहीं। आपको बाहर निकाला जा रहा है फॉर्म से, उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे, पूछेंगे, और वो उसके ही पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं उसके अगेंस्ट हो, कुछ टर्म एंड कंडीशन को वायलेट कर रहे हो, नहीं। इसके इस वजह से आप उसको किसी टर्म्स जैसा लिखा हुआ है बाहर भेजने का, उसी टर्म्स के अनुसार आप उसको बाहर भेजेंगे, उसको आप नोटिस भी देंगे और ये भी चांस देंगे कि भाई तुमको कुछ कहना है तो कह लो। अगर इसके अलावा आप किसी तरीके से उसको बाहर भेज रहे हैं तो जो एक्सपल्जन आप कर रहे हैं उसको बाहर भेज रहे हैं वो वॉइड है, यानी कि उसको आप चांस दीजिए, पूछिए, सब कुछ कीजिए और पूरा अप्रूवल देकर उसको हटा दीजिए। तो देखिए, जो एक्सपेल किए हैं एबीसी वाज जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड था, क्यों? क्योंकि सभी ने अप्रूवल दिया था, साफ लिखा है कि अप्रूवल ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी एबीसी तीनों अप्रूव कर दिए थे कि हाँ इसको बाहर जानी चाहिए, तो वो बाहर चला जाएगा। As he was expelled by approval of all the other partners exercised in good faith to protect the interest of the partnership, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो उसे बाहर ले जा रहे हैं ना, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कर रहा था, ये देखिए लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो है वो ये जो कर रहे हैं ये दोनों एबीसी तीनों ये सही कर रहे हैं। एग्जामिन वेदर द एक्शन बाय पार्टनर्स वाज जस्टिफाइड और नॉट, ये जस्टिफाइड है क्योंकि तीनों अप्रूवल भी दिए हैं, अपना कंसेंट दे दिए हैं कि हाँ पी जो है वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कर रहा था, इसलिए उसे हम बाहर कर रहे हैं। What should have the factor to be kept in mind before expelling, तो बाहर भेजने से पहले, from a firm by outer partner according to the Indian Partnership Act, क्या क्या प्रोविजंस? तो यही सारे प्रोविजंस हैं जो माइंड में रखनी चाहिए, जो मैंने पहले बताया कि इस तरीके से आप उसको बाहर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको जो है कि क्या क्या फैक्टर्स दिमाग में रखना है कि उसको बाहर कर रहे हैं वो गुड फेथ में होने चाहिए, और मेजोरिटी में हम लोग अप्रूवल दें, जैसे इस केस में तीनों पार्टनर्स अप्रूवल दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होनी चाहिए, हो गया, मतलब उसको चांस देंगे सुनने का, और सारे पार्टनर मिलकर उसको कहेंगे ठीक है भैया अब आप जाइए, सब कुछ सही है, आप अपना शेयर लीजिए और जाइए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमें माइंड में रखना है किसी को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धीरज है जो कि एक शॉप चलाते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के वॉशिंग मशीन बेचते हैं, वाह। मिस्टर विशाल साहब आए, पहले ये लिख देते हैं कि ये सेलर है। विशाल साहब आए, बायर बी, और क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए पूछते हैं कि कौन सा सूटेबल रहेगा वुलन क्लॉथ के लिए, ठीक है, ये चीज पूछते हैं कि वुलन क्लॉथ के लिए कौन सा वॉशिंग मशीन ठीक रहेगा। मिस्टर धीरज उन्हें दिखाते हैं एक पार्टिकुलर मशीन, और मिस्टर विशाल कहते हैं कि ठीक है यही अच्छा है और ये लो पैसे और तुम जाओ, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब मशीन डिलीवर किया जाता है, ठीक है, किसको, विशाल के हाउस पर, तो ये पाया जाता है कि गलत मशीन उन्हें दे दिया गया है, जिससे कि वुलन क्लॉथ वॉश नहीं हो पा रहा है। अब बताइए, बायर साहब जो थे वो सेलर पे डिपेंडेंट हो गए थे पहले कि भाई कोई अच्छा मशीन दिखाओ, तो सेलर साहब दिखा दिए थे कि ये देखिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये देखिए दिखा दिए थे पार्टिकुलर मशीन। अब बायर साहब पेमेंट भी कर दिए, लेकिन बाद में सामान आया वो खराब आया, तो
वो तुरंत ही कहते हैं मिस्टर धीरज को, सेलर को, कि भाई तुमने गलत मशीन मुझे दे दिया, मैं तो सोचता था कि अच्छा वुलन क्लॉथ वाला देना वॉशिंग मशीन। तो मिस्टर धीरज कहते, नहीं, मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया जैसे ही मैंने आपको वॉशिंग मशीन दे दिया और आपने पेमेंट कर दिया, कहा बात खत्म। तो क्या ऐसा है, होता है ऐसा? अब आप खुद सोचिए। नहीं, आप अगर गलत चीजें प्रोवाइड किए हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। कब? अगर बायर ने कुछ स्पेसिफिक चीज पूछ दिया हो आपसे कि मुझे ऐसा ही स्पेशल क्वालिटी का चाहिए और आप ऐसा क्वालिटी का नहीं देते हैं, तो आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सेलर साहब। लेकिन अगर आपसे बायर कुछ नहीं पूछा होता या फिर जैसा पूछा वैसा आपने सामान दिया होता तो सेलर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे सेलर साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे, साफ पता चल रहा है कि उनको वो खुद बोला था कि भाई मुझको ऐसा दीजिए, सैंपल दिखा दिया था, लेकिन भाई साहब ने वैसा सामान नहीं दिया। तो देखिए क्वेश्चन में हुआ क्या, यही पूछ रहा है कि धीरज क्या राइट है रिफ्यूज करने के लिए? क्या सेलर रिफ्यूज कर सकते? नहीं रिफ्यूज कर सकते। तब इस चीज को लिखना कैसे है? हमें ये चीज तो पता चल गया कि सेल जो किया था वो डिस्क्रिप्शन दिखाकर किया था बायर ने कि भाई मुझको जो है वो राइट चाहिए वुलन क्लॉथ के लिए। तो ये वही लिखा हुआ है कि वेन एवर द गुड्स आर सोल्ड एज पर द सैंपल, सैंपल दिखा दिया बायर, एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड अथॉरिटी वहां पे बन जाता है कि गुड्स जो है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा सैंपल हो। और अगर वैसा नहीं हुआ तो बायर के पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा। ठीक है, वही आगे भी बात कर रहा है उसी चीज को कि जब बायर नोन टू द सेलर अपना सिग्निफिकेंस दे दिया कि ऐसा चीज चाहिए, द पार्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, जिस चीज के लिए उसे चाहिए, वुलन क्लॉथ के लिए चाहिए था, ये तो ये बता दिया था। और वो रिलाइज ऑन जजमेंट एंड स्किल ऑफ सेलर, और सेलर पे डिपेंडेंट हो गया कि ठीक है सेलर मुझे वैसा ही सामान देगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, तब ड्यूटी होता है सेलर का कि सामान वैसा ही दे जैसा बायर साहब हमें कह रहे हैं। जब बायर साहब आपको दे दिए, अपना पार्टिकुलर पर्पस बता दिए, तो वैसा ही सामान देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या इस केस में? इस केस में ये हुआ, वो भाई साहब जो है धीरज वॉशिंग मशीन दिए वुलन क्लॉथ के लिए, ठीक है। अब मशीन जो था वो अनफिट था, यानी कि वैसा नहीं था। तो विशाल जो है वो कहते हैं कि मुझे मशीन चाहिए, अच्छा मशीन चाहिए, मतलब रिटर्न चाहिए, मैं जो है उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। धीरज साहब क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए कि धीरज की बात कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं मैं रिटर्न नहीं करूंगा, बात खत्म है। तो देखिए ये सब कुछ पढ़कर, केसेस पढ़कर पहले आपको क्या समझ में आया इस केस को? जैसे ही आप देखें तो आपको समझ में आया होगा कि पहले तो सामान गया, पहले एक सिग्निफिकेंस दिखा दिया, कौन? बायर। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वो आए वॉशिंग मशीन के लिए और पूछे कि वुलन क्लॉथ को धोने वाला कोई सुटेबल वॉशिंग मशीन दिखाओ, यानी कि वो सैंपल दिखा दिए। तो प्रोविजन में हम सैंपल वाला क्वेश्चन लिखेंगे, सैंपल वाला सॉल्यूशन देंगे कि सैंपल अगर बायर दिखा दिया है तो बायर के पास राइट है कि वैसा ही उसको सामान मिले, वरना वो रिपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इतना लिख देंगे बात तो काफी हो जाएगा। और सीधे आप फैक्ट में आ जाइए कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसने धीरज को बोला, धीरज ने गलत सामान पहुंचाया और फिर बोल रहा है कि मैं वापस नहीं लूंगा, ठीक है, मैंने जो बेचा वो हो गया। तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? क्योंकि वो सैंपल दे दिया था, कौन? बायर सैंपल दे दिया था, डिस्क्रिप्शन दे दिया था, तो सेलर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा वॉशिंग मशीन। नहीं तो मिस्टर विशाल रिपुडिएट भी कर सकते हैं या फिर जो प्राइस वो पे किए हैं वो रिफंड भी ले लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो भाई साहब थे मिस्टर विशाल, वो बता दिए, सैंपल दे दिए थे। अगर ये सैंपल नहीं दिए होते, सीधे बोलते कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए और ले जाते, वो खराब मिलता, वुलन क्लॉथ के लिए अच्छा नहीं होता, वो आते वापस करने, तो सेलर कह सकता था कि भाई आपने थोड़े बोला था कि वुलन क्लॉथ के लिए सूटेबल चाहिए, ठीक है, आप तो सिर्फ बोले थे मुझे चाहिए। तो वहां पे कहानी इनका खत्म हो जाता, ठीक है। आगे आते हैं, आगे मिस्टर राजीव। मिस्टर राजीव कौन है? एक एसएससी है। ही वाज वेल्दी मैन, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? डिविडेंड और इंटरेस्ट से, बहुत ज्यादा, ठीक है। कि वो 3 प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हैं और क्या कर रहे हैं वो, एंड एग्रीड विद ईच टू होल्ड ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें भेज दे रहे हैं अपना, ठीक है। और द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय द कंपनी वाज हैंडेड बैक टू मिस्टर राजीव एज ए प्रिटेंडेड लोन। वाह! This way, Mr. Rajiv divided his income into 3 parts, a bit to reduce his tax liability. उन्होंने क्या किया? कंपनी बना दिया 3-4। अब बताइए 3-4 कंपनी में वो पैसे भेज दिए, तो थोड़े थोड़े स्मॉल में पैसे गए होंगे कंपनी में, तो थोड़ा थोड़ा पैसे पर आपको पता है कि टैक्स जो है वो कम लगता है। अब मान लीजिए 10 करोड़ था इनके पास, ठीक है, तो 10 करोड़ पे जो है वो आपको पता है 30% से एवं उस पे लगता है टैक्स। अब उसको 3 में डिवाइड कर दिए तो 3-3 करोड़ हो गया, तो उस पे तो और कम टैक्स लग रहा है। तो टैक्स को डिवाइड करने के लिए भाई साहब ऐसा किए हैं। तो क्या ठीक किए हैं वो?
नहीं, बिल्कुल गलत किया है, ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने लीगल चीजों को उल्लंघन किया है और आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर केस भी हुआ तो कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं ओनर हूं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ओनर कंपनी ये सब कुछ तो अलग चीज होती है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा। यही सोचकर उन्होंने कंपनी को अलग अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने लीगल चीजों को इन्वेट किया, टैक्स को इन्वेट किया है ताकि उनका टैक्स कम लगे और वो बहुत अर्निंग करे, तो इस केसेस में वो भी कंपनी के साथ लायबल होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंपनी और मेंबर अल दोनों दो चीजें हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जब दोनों सिमिलर माने जाते हैं, जब आपने कुछ इलीगल धंधा किया है कंपनी के साथ। तो देखिए इसमें क्या होता है, पूछा है कि किस पर्पस के लिए वो तीन कंपनी बनाए हैं, तो सिंपली वो पैसे बचाने के लिए किए हैं भाई, ठीक है, कि वो कंपनी बनाकर शेयर पैसे ट्रांसफर कर देंगे और बस वो सेपरेट हो गए, सेपरेट लीगल एंटिटी बन गए। तो यहाँ पे कहा जाता है कंपनी इज ए सेपरेट पर्सन डिस्टिंक्ट एंड ए सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर से सेपरेट एंड देयरफॉर इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी इसका अलग होता है। बट कुछ केसेस हैं जहां पे सेपरेट एंटिटी जो है, जो अलग माना जाता है, उस चीज को इग्नोर कर देता है कोर्ट कि नहीं आप अलग नहीं, दोनों एक है, अगर कंपनी ने गलत किया तो आप भी गलत किए हैं। द कोर्ट इग्नोर द कॉर्पोरेट एंटिटी कब, देखते हैं, where a company is incorporated and formed by certain person only for the purpose of evading tax। अगर आप टैक्स इन्वेट करने के लिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग टैक्स इन्वेट करने के लिए अगर आप ऐसा किए हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो आप उस केस में आप भी लायबल होंगे, कंपनी और मेंबर दोनों सेम ट्रीट किए जाएंगे, अलग नहीं ट्रीट किए जाएंगे। अब इस केस में क्या हुआ है, तीन कंपनी बनाया गया है, ठीक है, किस चीज के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए। द कंपनी वे आर नथिंग मोर देन द क्या है, फैकेट ऑफ एसएससी हिमसेल्फ। फिर therefore the whole idea of Mr. Rajiv was simply to split his income को वो डिवाइड करना चाहते थे ताकि उनका टैक्स कम लगे। नो अदर बिजनेस डन बाय द कंपनी, और कोई दूसरा बिजनेस तो कम कर भी नहीं रहा था कंपनी, उन्होंने साफ लिखा है कि तीन कंपनी उन्होंने फॉर्म किया, उसमें पैसे भेज दिए, बस यही काम किए हैं भाई साहब। तो द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द थ्री प्राइवेट कंपनीज में बी डिसरिगार्डेड, ठीक है, वो अब इलीगल हो गया, लीगल चीज खत्म हो गया, बिकॉज द कंपनी वाज फॉर्म टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए बनाया गया था। तो द सेम वाज अपहेल्ड इन, ये केस लॉ लिखा गया कि इस केस में ऐसे हुआ था, तो इस चीज में लायबल कौन होगा, इस चीज में भाई साहब लायबल हो जाएंगे whether legal personality of all the three companies may be disregarded, बिल्कुल डिसरिगार्डेड। और किस पर्पस के लिए बना था, तो वो तो लिखी थी कि टैक्स को इवेड करके, इनकम को अलग अलग करके टैक्स बचाने के लिए इसे फॉर्म किया गया था, जो कि इलीगल है, ऐसा आप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जब आप ऐसा करते हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनता, आपको भी रिस्पॉन्सिबल कर देता है क्योंकि आप इलीगल धंधा किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, उसमें देखिए कंसिडरेशन को डिफाइन कीजिए और उसका कुछ जो है वो वैलिड कैरेक्टरिस्टिक दीजिए। देखिए कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, सिंपली आप किसी आदमी से कुछ करवाना चाहते हैं किसी, ठीक है, कुछ काम को, और वो एसेंट भी दे दिया, तो किसी चीज के लिए कर रहे होंगे ना, तो जिस चीज के लिए कर रहे हैं उसे कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन समथिंग मींस रिटर्न। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रोमिसर डिसाइड करेगा, ठीक है, प्रोमिसी से भी अलग हो सकता है, कोई भी दे सकता है इसको, प्रोमिसर को तो कोई भी पेमेंट कर सकता है कंसिडरेशन। इट में बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी हो सकता है अभी आप दिए हो या फिर आप बाद में देंगे कंसिडरेशन, ये भी हो सकता है। रियल भी हो सकता है, कुछ वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच इज प्रोमिसरी ऑलरेडी लीगली बाउंड टू, अगर पहले ही से बाउंडेड है प्रोमिसर तो वो चीज नहीं माना जा सकता। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, नहीं होनी चाहिए। इन एडेक्वेसी डज नॉट इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर 10,000 की चीज है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आप 5,000 में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी केसेस जो है वो कंसिडरेशन की फीचर्स है कि आप कुछ भी दे सकते हैं कंसिडरेशन में। व्हेन डज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक प्लेस, कब कब होता है, तो एक तो होता है भैया जब आप खुद करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पार्टनरशिप बना था व्हील पे किसी टारगेट को लेकर, वो टारगेट अचीव हो गया तो क्या हो गया, वो पार्टनरशिप फिर खत्म हो जाएगा। या फिर आप कुछ इलीगल धंधा कर रहे हैं तब कोर्ट आपको बंद कर देगा। तो देखिए कब डिसोल्यूशन मतलब कि पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गया, पूरा एसेट सेल हो गया और लायबिलिटी वो है पे हो गए, मतलब पार्टनरशिप भी खत्म, पार्टनरशिप फर्म भी खत्म, पूरा उनके बीच में जो भी साझेदारी थी सब कुछ खत्म, ठीक है, पूरा रिलेशनशिप खत्म। ओके, मतलब सिंपली बिजनेस खत्म। तो कब कब होगा, एग्रीमेंट बिटवीन, अगर एग्रीमेंट है दोनों के पूरे पार्टनरशिप के बीच, और फिर वो एग्रीमेंट तैयार किए कि हाँ हमें इसे खत्म कर देना है, सारे पार्टनर्स एग्री किए और खत्म कर दिए, तो हो सकता है। एडजक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या पार्टनर बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें बिजनेस खत्म हो जाएगा। और सुनिए
अनलॉफुल बिजनेस हो जा रहा है, इलीगल होते जा रहा है, तो बंद करना पड़ा, इस बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कुछ कोर्ट के केसेस है जहाँ पे कोर्ट देख रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो वहां पे कोर्ट आपको बंद कर देगा। जैसे पार्टनर आपका अनसाउंड हो गया है, पार्टनर पागल हो चुका है, वो नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस में कोर्ट आपको बंद कर देगा। आप लगातार लॉस कर रहे हैं तो आपको बंद कर दिया जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट है। एक्वा लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, ओके। इसके पास 230 मेंबर हैं। कौन कौन मेंबर है वो देखिए। डायरेक्टर एंड रिलेटिव्स 190 है, ओके। 15 इंप्लॉइज है, 205 हो गया। और 10 एक्स इंप्लॉइज है, 5 कपल है यानी कि हस्बैंड वाइफ है, और दोनों के पास दो दो शेयर्स है, और 5 अदर्स है। अब बोल रहा है कि कंपनी जो है ना प्राइवेट कंपनी बननी चाहिए। प्राइवेट कंपनी का मानना है कि 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो क्या यहाँ पे नंबर घटाने की जरूरत है? अब आप सिंपली कहेंगे कि हाँ 230 नंबर है तो 30 घटा दोगे ना, तो पार्टनरशिप जो है वो, सॉरी पार्टनर प्राइवेट कंपनी जो है वो बन सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए 200। आप बोलेंगे कि 30 घटा दो, हाँ हाँ, यहाँ पे बोल दिया कि क्या घटाना जरूर कंपलसरी है, कितना नेसेसरी है, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ 30 घटा दो, हो गया। नहीं, देखिए हम कंपनी में रिलेटिव्स या फिर किसी भी प्रकार का एक्स इम्प्लॉइज होते हैं उनके शेयर्स को काउंट नहीं करते हैं, यानी कि वो मेंबर्स में काउंट नहीं होते हैं मेरा भाई। ये 230 जो दिख रहा है ना वो एक्चुअली में 230 सब मेम, ये जो है एक्स इम्प्लॉइज ये सारे मिलाकर हुए हैं रिलेटिव्स ये सब। तो उस केसेस में क्या है वो काउंट नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? एम्प्लॉइज। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप काउंट नहीं किए जाएंगे। तो क्या रिडक्शन की जरूरत होगी? तो देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है, सिंपल यही लिखना था कि मैक्सिमम 200 जो है वो चाहिए मेंबर्स, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में देखिए हुआ क्या है, ये चीज देख लीजिए पहले। यहाँ पे डायरेक्टर रिलेटिव 190 है, ठीक है। हमें इम्प्लॉय इम्प्लॉय को एक जो है वो उसको हटा देना रहता है। देखिए कौन कौन को हटाना रहता है, ये देखिए। पहले तो कि सिंगल मेंबर मानेंगे, अगर कोई ज्वाइंटली खरीदा है तो जो हस्बैंड वाइफ खरीदे हैं 10 शेयर, उसको तो हम 5 शेयर मानेंगे, ठीक है। तो 190 डायरेक्टर्स, और ये 10 तो गया, क्यों? क्योंकि इम्प्लॉय नहीं ले सकता। और ये जो 10 है ये 5 ही बचा, क्यों? क्योंकि दोनों ज्वाइंटली लिए हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो 5 ही काउंट होगा, ठीक है, सेपरेट काउंट नहीं होता। तो 190, और ये इम्प्लॉय वाला क्यों छोड़ दिए? ये इम्प्लॉय वाला 15 और ये इम्प्लॉय वाला 10, क्योंकि इम्प्लॉय शेयर ले ही नहीं सकता कंपनी में, उसको मेंबर मान ही नहीं सकते हम लोग। तो 190 और ये 5, 95 हो गया। 5 ही मानेंगे ना, क्योंकि 5 इंटू 2 है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। और जो अदर्स है जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है वो है 5, तो जोड़ लीजिए 5 और 190 कितना हो गया? 195, ठीक है। और 195 और यहाँ पे 5 ही जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 200। तो देख लेते हैं, हमें अब घटाने की जरूरत थोड़े है, 200 हो गया तो छोड़ दीजिए। डायरेक्टर रिलेटिव 190 है, इम्प्लॉय एक्स इम्प्लॉय को हटा दिए, दोनों जो थे 10-10 वो खत्म हो गया। अब कपल जो थे, जो लिखा हुआ था कि 10, वो क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो उसे 5 ही काउंट किया जाएगा, 5 जो अदर्स हैं वो, तो टोटल मिलाकर 200 हो गया। तो क्या और घटाने की जरूरत है? नहीं, अब 200 तो हो ही गया। तो मैक्सिमम कितना मांगता है पर ये प्राइवेट कंपनी? 200 की, 200 है तो आप जो है पार्टनरशिप में आ सकते हैं। तो 200 हो गया, तो वो 200 से नहीं एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसको घटाने की। यहाँ पे साफ था कि मेंबर 230 है एक कंपनी में, वो प्राइवेट बनना चाहती है, और प्राइवेट के लिए 200 की कंपलसरी, तो 30 हटाना चाहिए ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ कुछ जो है ना वो इम्प्लॉइज और एक्स इम्प्लॉइज है जिनका शेयर काउंट होता ही नहीं है कंपनी में, तो ये दो पहले हटाएं, 25, 15 और 10, 25, और 5 जो है वो कपल हस्बैंड वाइफ है, यानी कि टोटल 10। और काउंट कितना करना चाहिए? 5 ही, यानी कि 30 तो ऑलरेडी हो गया, तो ये 30 जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो टोटल बचेगा कितना? सिर्फ 100, सिर्फ 200। तो 200 जो है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम होता है, तो उतने में आप बन सकते हैं। 199 भी होता तो बन जाता, 3 भी होता तो बन जाता, ठीक है। लेकिन 201 रहता तो पब्लिक कंपनी हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिटेशन 200 का ही है प्राइवेट कंपनी में। तो चलिए आज, अब ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखिए आपका टेलीग्राम का लिंक t.me/30 minutes फाउंडेशन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से भी आप टेलीग्राम पे क्लिक करके जा सकते हैं। आप मेल भी कर सकते हैं अगर कुछ आपने गलती देखा हो तो। और यूट्यूब पे तो 30 मिनट्स फाउंडेशन है, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही कलरफुल नोट्स जो है वो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। अकाउंट्स का भी सोल्यूशन बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और लॉ का भी मैंने बनाया है जो मैंने आपको दिखा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये मॉक टेस्ट पेपर 1 था। और देखिए लिखने का तरीका पहले आप समझ लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में लोग नहीं लिख पाते हैं, लॉ में आंसर नहीं आ पाता, तो सिंपली उसका तरीका सुनिए।
जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप वैसे वैसे आप देखिए कि ये कौन सा प्रोविजन इसमें अप्लाई हो रहा है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ कि अश्विन जाता है सुपरमार्केट में, वो एक सिलेक्ट करता है एयर कंडीशन। तो यहाँ पर तो कोई प्रोविजन अभी तक पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन उस पे प्राइस टैग जैसे ही देखे उस पे प्राइस टैग लगा हुआ था 40,000 का, आफ्टर डिस्काउंट 3,000। वो कैशियर के पास जाता है, यानी कि यहाँ पे परचेज सेल की बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, पेमेंट करने के लिए, लेकिन कैशियर कहता है कि नहीं वो डिस्काउंट कल के लिए ही था, आज के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, इतने से ही आप समझिए कि वो जाता है और प्राइस टैग को देखता है कि 40,000 ही लिखा हुआ है, 3,000 तो डिस्काउंट है। तो ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि प्राइस टैग जो है, पहले जैसे आप देखें प्राइस टैग वर्ड, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राइस टैग जो है वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है। तो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर का यहाँ पे आप लिख दीजिए कि इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर क्या होता है। और बाद में जाकर कह रहा है कि नहीं नहीं इसको ऑफर मानो और हमारा एक्सेप्ट करो, तो आप ये भी लिख दीजिए कि इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है, ऑफर क्या होता है, ऑफर में भी फिर डिफरेंस बता दीजिए। बस इतना ही, और फिर कंक्लूजन आपको सीधे लिखना है कि क्या वो 40,000 पे खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता भाई। बस कंक्लूजन इतना ही था। और ये जो फैक्ट लिखना रहता है वो तो यही लिखना होता है कि जो जो इस क्वेश्चन में हुआ है वो चीज लिख देना है, ठीक है। और इस चीज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोडेड है कि कैसे लॉ में आंसर हमको प्रेजेंट करना है, चैनल पे जाइए और देखिए।